नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, पेंशन की नई व्यवस्था यूपीएस के खिलाफ लामबंद सरकारी कर्मचारियों का ओपीएस बहाली का आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खास बात यह कि यूपीएस की घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए की गई है, मगर राज्यों के कर्मचारी बड़ी संख्या में इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। खास तौर से नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस से जुड़े हुए कर्मचारियों की एकजुटता और ओपीएस बहाली आंदोलन के लिए ये अपने आप में एक शुभ संकेत हो सकता है, मगर ये शुभ संकेत सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। दरअसल यूपीएस की घोषणा जिस उद्देश्य के साथ की गई थी, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, वो उद्देश्य निरुद्देश्य में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने सभी चुनावी राज्यों में वोट फॉर ओपीएस का नारा बुलंद कर दिया है। चुनाव जहां जहां है, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है कि हम वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाएंगे और उन राज्यों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने हकों के लिए आप निश्चित रूप से वोट फॉर ओपीएस को ताकत दीजिए, जैसे आपका हक मिले। इसका कर्मचारी मांग रहा है कि हमें ओपीएस चाहिए। एक भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है एनपीएस यूपीएस से। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएस की अभी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, मगर इसके खिलाफ कर्मचारियों ने जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उसे लेकर सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। तो अब यहाँ 2 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न कि क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यूपीएस के खिलाफ सरकारी कर्मचारी इस तरह लामबंद हो जाएंगे, और यदि उसे पता था तो फिर उसने यूपीएस जैसी योजना की घोषणा क्यों की? प्रश्न नंबर 2, जिस तरह सरकारी कर्मचारी यूपीएस के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, उसे देखते हुए क्या सरकार यूपीएस पर भी यू टर्न लेगी, इसे वापस लेगी, और नहीं तो फिर क्या करेगी? क्योंकि जाहिर है कि चुनाव से ठीक पहले यदि उसने यूपीएस की घोषणा की है तो इसके पीछे निश्चित उद्देश्य रहा है। तो यदि वो उद्देश्य यूपीएस से पूरा नहीं होता है तो फिर सरकार क्या करेगी? तो आज के एपिसोड में हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से तथ्यों के साथ देने की कोशिश करेंगे। ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ कुछ मिनट के लिए बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यूपीएस के खिलाफ सरकारी कर्मचारी इस कदर लामबंद हो जाएंगे? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि सरकार को अच्छी तरह से पता था। सरकार जानती थी कि कर्मचारी यूपीएस को स्वीकार नहीं करेंगे। लंबे समय से कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार को उस समय भी इस बात का अंदाजा लग गया था जब सोमनाथन कमेटी ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ 15 जुलाई 2024 को एक बैठक बुलाई थी और केंद्रीय कर्मचारियों के दूसरे सबसे बड़े संगठन एआईडीईएफ ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। एआईडीईएफ के प्रतिनिधियों ने कहा था, ये बैठक एनपीएस में संशोधन पर विचार करने के लिए बुलाई गई है और हमारी मांग ओपीएस बहाली को लेकर के है, इसलिए इस तरह की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं बनता। जब भी सरकार ओपीएस पर चर्चा करने के लिए कोई बैठक बुलाएगी, हम उसमें शामिल होंगे। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब सरकार को ये बात पता थी कि कर्मचारी यूपीएस जैसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर उसने इस तरह की व्यवस्था की घोषणा क्यों की? तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में उसने 400 पार का नारा दिया था, मगर 240 सीटों पर सिमट गई, बहुमत से दूर रह गई। उसके बाद परिणाम को लेकर गहन समीक्षा की गई और उस समीक्षा के दौरान बीजेपी के बुरे प्रदर्शन के पीछे जो कारण निकलकर सामने आए, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी उसमें से एक प्रमुख कारण के रूप में शामिल था। और उसके बाद ये बात उसी समय तय कर ली गई थी कि इस खराब प्रदर्शन के पीछे जो भी कारण जिम्मेदार हैं, उन सभी कारणों का निवारण किसी न किसी रूप में किया जाएगा।
मित्रों, आपको याद होगा कि 10 जून के वीडियो में हमने इस संबंध में जानकारी दी थी। हमने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 3-4 महीने के भीतर सरकार पेंशन मुद्दे का कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से करने की कोशिश करेगी। और जो बात हमने उस वीडियो में कही थी 100% सच साबित हुई। तो इस तरह सरकार को पेंशन मुद्दे का कोई न कोई समाधान करना था, इसलिए यूपीएस जैसी व्यवस्था लाई गई। और दूसरी बात यह कि सरकार को ये बात अच्छी तरह पता है कि जो कर्मचारी सत्ताधारी दल बीजेपी की विचारधारा को पसंद नहीं करते, यदि ओपीएस भी बहाल कर दिया जाए तो वे कर्मचारी उसे वोट नहीं देने वाले हैं। तो दरअसल सरकार की मूल चिंता खास तौर से उन कर्मचारियों को लेकर के रही है जो या तो उसकी विचारधारा को पसंद करते हैं या फिर तटस्थ हैं और अपने मुद्दे के आधार पर किसी भी दल को वोट करते हैं। और बीजेपी का मानना रहा है कि ऐसे सभी कर्मचारी लंबे समय से उसे वोट करते रहे। मगर पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिला कि इनमें से कुछ कर्मचारी बीजेपी से छिटकते हुए नजर आए। तो सरकार को ऐसा लगा कि यदि कर्मचारियों की पेंशन को लेकर जो मूल चिंता है, यदि उसका समाधान कर दिया जाए तो खास तौर से ऐसे कर्मचारी जो उससे छिटक रहे हैं वे वापस उसकी तरफ लौट आएंगे। तो कर्मचारियों की पेंशन को लेकर मूल चिंता एक सुनिश्चित धनराशि की रही है, क्योंकि एनपीएस में किसी को नहीं पता कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। और अभी तक जो भी कर्मचारी एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 4000 रुपए बतौर पेंशन मिल रही है। और इसीलिए कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को ये बात समझ में आई, यदि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस की तरह एक सुनिश्चित धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान कर दी जाए तो बड़ी संख्या में कर्मचारी उसके पाले में वापस लौट आएंगे। तो सरकार ने सोमनाथन कमेटी को निर्देश दिया कि वो पेंशन की एक ऐसी व्यवस्था का खाका तैयार करे जिसमें कर्मचारियों को एक सुनिश्चित धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाए। मगर शर्त यह भी थी कि खजाने से पैसे खर्च न करने पड़े, यानी जो पेंशन फंड है उसी में एक सुनिश्चित धनराशि वाली पेंशन की व्यवस्था बनाई जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने अप्रैल 2023 में सोमनाथन कमेटी का गठन एक बेहतर एनपीएस की संभावना तलाशने के लिए किया था। मगर 2023 के आखिर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और उनमें से हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्यों में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की। और उनमें से 2 राज्य ऐसे थे जहां पर कि कांग्रेस की सरकारें थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। कांग्रेस ने उन दोनों राज्यों में पहले ही ओपीएस बहाल कर दिया था और बाकी राज्यों में भी ओपीएस बहाली का वादा उसने चुनाव में किया था। मगर कांग्रेस अपनी सरकारें भी नहीं बचा पाई। तो बीजेपी की उस बम्पर जीत के बाद सोमनाथन कमेटी भी एक तरह से सुसुप्तावस्था में चली गई थी। मगर अब जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और पेंशन मुद्दे का समाधान करने का निर्णय लिया गया तो एक बार फिर से सोमनाथन कमेटी को सक्रिय किया गया। जहां तक टीवी सोमनाथन की बात है तो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्र में पीएचडी हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कास्ट अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट में भी उन्होंने डिग्री ले रखी है। तो कहने का मतलब टीवी सोमनाथन का हिसाब किताब और गुणा गणित काफ़ी मजबूत है। मगर उनके सामने चुनौती ये थी कि एक सुनिश्चित धनराशि वाली पेंशन की व्यवस्था बनानी है, मगर पैसे अतिरिक्त खर्च नहीं होने चाहिए। ये बात बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके पास हाफ स्लीव की बुशर्ट बनाने का कपड़ा हो और आप उसे दर्जी के पास लेकर के जाएं और उससे कहें कि इसमें फुल स्लीव की बुशर्ट तैयार करनी है। तो अब दर्जी क्या करेगा? इधर से उधर से कतरन जुटाएगा, कतर ब्योत करेगा, क्योंकि उसे फुल स्लीव की बुशर्ट किसी भी कीमत पर तैयार करनी है। तो सोमनाथन ने भी वही किया। जगह जगह से काट कर कैंची चलाकर उन्होंने कतरन जुटाई और फुल स्लीव का बुशर्ट उन्होंने तैयार किया। तो जैसा कि आप जानते हैं, ओपीएस में किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उसके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है। मगर यूपीएस में ऐसा नहीं है।
यूपीएस में अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% हिस्सा कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो इस तरह सोमनाथन ने पहली कैंची यहां पर चलाई। ओपीएस में दूसरा प्रावधान है कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो वो पूरी पेंशन का हकदार हो जाता है, मगर यूपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में 20 साल की अवधि को बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया। तो अब 20 साल की सेवा अवधि को बढ़ाकर 25 साल करने से ये हो जाएगा कि पूरी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी, यानी सरकार को कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो सोमनाथन ने दूसरी कैंची यहाँ पर चलाई। अब ओपीएस में तीसरा प्रावधान ये है कि कोई कर्मचारी यदि वीआरएस लेता है तो उसकी पेंशन उसी समय शुरू हो जाती है, मगर यूपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में भी वीआरएस लेने से पेंशन मिलेगी, मगर 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद। तो सोमनाथन ने तीसरी कैंची यहाँ पर चलाई, मगर इतने भर से फुल स्लीप की बुशर्ट तैयार नहीं हो रही थी। तो अब उन्होंने चौथी कैंची चलाई और यहाँ से उन्होंने एक बड़ी कतरन की व्यवस्था की। तो जैसा कि आप जानते हैं, एनपीएस में ये प्रावधान है कि हर कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा पेंशन फंड में अंशदान करता है और 14% हिस्सा सरकार अंशदान करती है, और उससे जो कार्पस तैयार होता है सेवानिवृत्ति के बाद उसका 60% हिस्सा कर्मचारी को एक मुश्त दे दिया जाता है और बाकी बचे 40% हिस्से से उस कर्मचारी को पेंशन प्रदान की जाती है। मगर यूपीएस में अब वो 60% हिस्सा जो कर्मचारी को एक मुश्त दी जाती थी सेवानिवृत्ति के बाद, वो नहीं दी जाएगी, यानी कार्पस का पूरा पैसा पेंशन फंड में जाएगा और उसी पैसे से कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। हाँ, यूपीएस में भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद एक टोकन अमाउंट एक मुश्त देने की व्यवस्था की गई है और ये धनराशि ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगी। और उस एक मुश्त धनराशि का हिसाब ये है कि हर 6 महीने पर अंतिम वेतन का 10% हिस्सा जोड़ा जाएगा और सेवानिवृत्ति के समय जितनी धनराशि बनेगी उतनी धनराशि कर्मचारी को एक मुश्त प्रदान की जाएगी। मगर एनपीएस में मिलने वाली एक मुश्त धनराशि के मुकाबले ये धनराशि काफ़ी कम हो। तो बहरहाल सोमनाथन ने हाफ स्लीप के कपड़े में फुल स्लीप वाली बुशर्ट तैयार की, यानी एक सुनिश्चित धनराशि वाली पेंशन की व्यवस्था का खाका तैयार किया और उसे सरकार के सामने रख दिया। तो पेंशन की इस नई व्यवस्था का खाका सरकार को काफ़ी पसंद आया, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसे कैबिनेट ने तत्काल मंजूरी भी दे दी। और उसके बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में पेंशन की इस नई व्यवस्था यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की बाकायदा घोषणा कर दी। मगर इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों ने इस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की, सरकार और सत्ताधारी दल बीजेपी दोनों असमंजस में पड़ गए। तो अब दूसरा प्रश्न, यूपीएस के खिलाफ सरकारी कर्मचारी जिस कदर लामबंद हुए हैं, उसे देखते हुए क्या सरकार इस मुद्दे पर भी यू टर्न लेगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी सरकार कई सारे मुद्दों पर यू टर्न ले चुकी है, चाहे वो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का मामला हो, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग विधेयक का मामला हो, या फिर लैटरल एंट्री के जरिए शीर्ष पदों पर नियुक्ति का मामला रहा हो। और अब तो खबर ये भी है कि अग्निपथ योजना पर भी सरकार यू टर्न लेने पर विचार कर रही है। तो क्या सरकार यूपीएस पर यू टर्न लेगी? तो जहां तक हमारे पास जानकारी है, फिलहाल सरकार इस मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई कदम उठाने वाली नहीं है। फिलहाल वो यूपीएस का जोर शोर से प्रचार करेगी, इसका बखान करेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए यूपीएस की भूरि भूरि प्रशंसा की थी और इसे कर्मचारियों के हित में बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि देश भर के कर्मचारी यूपीएस से काफी खुश हैं। कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है।
इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने उस पर बहुत खुशी जताई है। दरअसल जिन दो राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए कुछ खास जमीन बची नहीं है और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जानती भी है। जहां तक जम्मू एवं कश्मीर का सवाल है, तो वहां तो लोकसभा चुनाव में कश्मीर की 3 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारे थे और अब विधानसभा चुनाव में भी जो खबरें आ रही हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, बीजेपी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। वही स्थिति हरियाणा में भी है। हरियाणा में 10 साल से वो सत्ता में है और सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे हैं, जवानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और इन तमाम सारे मुद्दों के मद्देनज़र जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, सभी ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। तो बीजेपी इन दोनों राज्यों में यूपीएस का सिर्फ परीक्षण करेगी। वो देखेगी कि यूपीएस इन दोनों राज्यों में कितना असरकारी हुआ है। इन दोनों राज्यों के परिणामों से वो इस बात का आकलन करेगी कि जो कर्मचारी लोकसभा चुनाव में उससे छिटक गए थे, क्या विधानसभा चुनाव में वे उसके पाले में वापस लौटे हैं या नहीं। तो यदि वे कर्मचारी बीजेपी के पाले में वापस लौटते हैं तो इस बात की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी कि सरकार इस मुद्दे पर किसी भी तरह का यू टर्न ले। मगर यदि अभी भी वे कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार इस मुद्दे पर कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड, ये दोनों राज्य सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों मलाईदार राज्य हैं और इन दोनों राज्यों को किसी भी हाल में जीतने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि इन दोनों राज्यों के परिणाम बीजेपी के राजनीतिक भविष्य का भी निर्धारण करने वाले। मगर वो कदम क्या होगा, फिलहाल कह पाना कठिन है। यूपीएस को और लाभकारी बनाया जाएगा, ओपीएस बहाली पर विचार किया जाएगा या फिर कोई तीसरा कदम होगा। तीसरे कदम की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दौरान ईपीएस 95 का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। ईपीएस 95 के पेंशनर न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं और ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में पिछले 30 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनके ऑफिस में मुलाकात की थी और इस मुलाकात की तस्वीर और इसकी सूचना सीतारमण के ऑफिस के ही तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की गई थी और उस पोस्ट की जो भाषा है उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक है। तो यदि सरकार ऐसा कुछ करती है तो ये अपने आप में एक अच्छी बात होगी और ये अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा कदम होगा। मगर इस पोस्ट से एक दूसरा संकेत भी मिलता है और वो संकेत ये है कि सरकार कर्मचारियों से कह रही है कि उसके पास एक दूसरा दांव भी मौजूद है, यानी सरकार ईपीएस 95 के पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन में कुछ वृद्धि करके वोटरों की एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार कर सकती है, क्योंकि ईपीएस 95 का दायरा काफ़ी बड़ा है। तो यदि सरकार ऐसा कुछ करती है तो उसे सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी के कारण वोटों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई ईपीएस 95 से हो जाएगी। बहरहाल सरकार क्या करती है, क्या कदम उठाती है, इसका ठीक ठीक पता 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है और जो भी अपडेट होगा उसे लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी, अपनी राय से अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि ये चर्चा आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी हम अगला अपडेट लेकर के आएँ तो उसकी जानकारी तत्काल आपको मिल जाए। तो आज की सभा में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे नए अपडेट, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।